और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल शेयरों में कमाई के कहां पर बन सकते हैं आपके लिए मौके। आप भी अपने सवाल पूछिए, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582226666। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजिए। #बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से हम करेंगे बातचीत। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान आज शो में शामिल हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी अरमान नाहर से हम जानेंगे कल के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार का कैसा रहा हाल। तो आज हमने देखा बाजार में बिकवाली का दौर हावी रहा। निफ्टी 51 अंक फिसलकर 15,800 के पास बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 150 अंक गिरकर 53,026 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज देखी गई। और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में जो सुस्ती रही उसके कारण क्या रहे। भारतीय बाजारों के लिए आज रहा कमजोरी भरा सेशन और ये कमजोरी के संकेत दुनिया भर के बाजारों से आते दिखेंगे। उम्मीद तो कल जब हम बंद हुए ये थी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा, हुआ भी वैसा। खुले अमेरिकी बाजार बेहद मजबूत थे, लेकिन डाउ ऊपरी स्तरों से जो फिसले 400-500 बढ़ने के बाद 500 पॉइंट नीचे, यानी कि दिन के दौरान डाउ ने ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट का गोता लगाया और नैस्डैक लगभग 500 अंक ऊपरी स्तरों से फिसले। बस यहां से कमती दिखी, लेकिन कमजोरी सिर्फ डाउ से होती दिखी ऐसा नहीं है। कच्चा तेल $118 के आसपास, ये भी ऊपर की तरफ, ये दूसरा नेगेटिव। तीसरा ये कि हमारा रुपया जो कल कमजोर हुआ आज फिर से कमजोर 79 का लेवल छुआ है, अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल। तो तीनों ही फैक्टर ऐसे हो गए जो ग्लोबल मार्केट से लिंक और तीनों के तीनों खराब। एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम जरूर है, लेकिन है अभी भी बिकवाली। और कल बाजार चूंकि आखिरी आधे घंटे में निफ्टी पर तेजी के साथ बंद हुए डे हाई पर, तो उस लिहाज से थोड़ी लॉन्ग पोजीशन भी थी। इन सब के चलते शुरुआत हमने की कमजोरी के साथ 15,700 के आसपास, वहीं पर वक्त बिताया। अच्छी बात यह थी कि बस वहां वक्त बिताने के बाद बाजार वहीं पर रुके रहे, अटके रहे और वहां से ज़्यादा गिरे नहीं। दिन के दौरान बेहद शानदार रिकवरी आई, मिड सेशन से 15,850 तक पहुंचे भी। फाइनली 50 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद हुआ 15,800 के अहम लेवल पर। बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन कमजोरी के संकेत देता हुआ नजर आया और आज भी कल ही की तरह गैप से नीचे खुलने के बाद निफ्टी में भले ही रिकवरी आई हो, कल बैंक निफ्टी में रिकवरी नहीं आई, आज भी नहीं आई। ये कमजोरी रहा। 450 अंकों के नुकसान के साथ 33,300 से थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है करेंसी मार्केट की कमजोरी की वजह से। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के कमज़ोर संकेत, कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम और रुपए की कमजोरी ने बाजारों पर आज थोड़ा सा निराशा वाला प्रदर्शन किया। रिकवरी की कोशिश हुई लेकिन कोई खास नहीं। और फाइनली कल होने वाली मंथली एक्सपायरी से ठीक पहले आज कमजोरी के साथ लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाकर बंद हुए। और ये इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं? 15,800 निफ्टी पर और 33,300 बैंक निफ्टी पर। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा जरा देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 851 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 847 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। आइए आज के एक्सपर्ट से बात कर लेते हैं। अविनाश गोरक्षकर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। 2 दिन की तेजी के बाद आज बाजार में सुस्ती का माहौल, अब आगे की चाल बाजार की कैसी रह सकती है? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जो आज देखने को मिला बहुत कम वॉल्यूम था। इनफैक्ट एफआई का आंकड़ा भी बहुत कम आ गया है, डोमेस्टिक फंड्स ने भी कम खरीदा है। मेरे ख्याल से मार्केट्स में आगे आने वाले दिनों में वोलेटिलिटी होपफुली कम होने की उम्मीद है। हमको लग रहा है कि जो अभी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स है उसका सभी को इंतजार रहेगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में निचला लेवल तो डेफिनेटली मार्केट्स में एक सपोर्ट बन गया है। ऊपरी लेवल के लिए मुझे लग रहा है कि थर्सडे तक हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है। हो सकता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़े,
लेकिन ऊपरी लेवल पे हमको लग रहा है 15,750, 15,800 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे फोकस अच्छा रहेगा रादर देन फोकसिंग ऑन द इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में हमको 1-2 दिन शायद ऐसी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बाजार आज और कल। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से अब शो में स्वाति की जगह मैं आगे दर्शकों के सवाल लूंगा। दर्शकों के सवाल हम शामिल अब करेंगे, हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। अब कुछ दर्शकों के सवाल लेते हैं जो उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस और एसएमएस के जरिए भेजे हैं। तो गजेंद्र पाठक का जो सवाल है वो ले लेते हैं। और अविनाश जी, उन्होंने इंडिया सीमेंट के 220 शेयर लिए हैं 200 रुपए के भाव पर। जरा बताएं क्या सलाह होगी इनको? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए इंडिया सीमेंट्स के शेयर में इनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। कंपनी के जो नंबर्स है हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में ज़रूर और अच्छे आने की उम्मीद है। सीमेंट के प्राइसेस अभी थोड़े से वार्म अप हो चुके हैं और पोस्ट मानसून मुझे लग रहा है कि डिमांड सीमेंट में वापस बढ़ेगा। हालांकि अभी सेक्टर में काफ़ी कॉम्पिटिशन है, बट मेरे ख्याल से इंडिया सीमेंट्स अगर ये कम से कम 6 से 12 महीने के लिए होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली नॉट ओनली इनका कॉस्ट बट इनफैक्ट थोड़ा सा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। तो होल्ड करने की राय रहेगी। होल्ड करने की राय आपको। अगला जो क्वेरी है वो ले लेते हैं। चेतन राघव हैं फरीदाबाद से, जो कि डालमिया भारत के 30 शेयर इनके पास मौजूद है। अविनाश जी, 1340 के भाव पे उन्होंने लिया है। इसके साथ ही सन टीवी के 65 शेयर इन्होंने लिए हैं जो कि 315 के भाव पर हैं। क्या सलाह होगी इनको? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए दोनों ही दिग्गज फ्रंटलाइन कंपनीज है। पहले अगर हम डालमिया भारत की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए इनका भी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑलरेडी ऑन वे है। सीमेंट के प्राइसेस अभी थोड़े से सॉफ्ट है लेकिन पोस्ट मानसून बढ़ने की उम्मीद है। जैसे हमने पहले भी कहा कि ओवरऑल अगर नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स का है तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है। तो पहला जो सेक्टर है वो सीमेंट है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। सन टीवी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स मार्च 22 के लिए काफी दमदार आ गए थे। कंपनी काफी कैश रिच भी है। थोड़ी सी स्टॉक में एक डाउनवर्ड ट्रेंड इसलिए देखा गया था क्योंकि डिविडेंड को लेके थोड़ी बहुत कंसर्न्स थी, क्योंकि डिविडेंड काफी कम हो चुका था। लेकिन फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। तो सन टीवी में भी मैं समझता हूँ कि होल्ड करे। सन टीवी में भी हमको लग रहा है कि मीडिया स्पेस में अच्छी खासी अपसाइड आने वाले 12 से 15 महीने में इन्वेस्टर को मिलेगी। तो दोनों स्टॉक्स होल्ड करिए, जल्दबाजी में इन स्टॉक्स को मत बेचिए। बिल्कुल। तो चाहे सन टीवी हो और चाहे डालमिया भारत, चेतन जी को सलाह इन्हें होल्ड करने की और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ कहीं ना कहीं पेशेंस दिखाना होगा। अनिल टोपे हैं हमारे अगले कॉलर, जो कि औरंगाबाद से हैं। टाटा मोटर्स के इन्होंने सर 70 शेयर लिए हुए हैं 400 के भाव पर, और वहीं एसबीआई के 70 शेयर इनके पास हैं 440 के भाव पे। इन दोनों शेयर्स पर क्या होगी आपकी सलाह? मैं समझता हूँ देखिए अगर एसबीआई की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया 12-15 महीना है तो एसबीआई काफी वेल पोजीशंड है FY23 के लिए, क्योंकि एसेट क्वालिटी भी अभी ठीक ठाक हो चुकी है, लोन बुक ग्रोथ भी हो चुका है, इंटरेस्ट रेट साइकिल भी अभी बढ़ने चालू है, और सबसे बड़ी बात क्रेडिट साइकिल जो एनालिस्ट देखते हैं वो अभी डबल डिजिट में आई है। तो एसबीआई में हमको लग रहा है कि अगर ये 12-15 महीने की टाइम फ्रेम रखते हैं तो कम से कम 525-530 का टारगेट प्राइस इनको मिल सकता है। रही बात टाटा मोटर्स की तो अगले 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि जेएलआर का पूरा कर्जा 2024 तक वो कंप्लीटली रीपे करना चाहते हैं। तो टाटा मोटर्स में पोजीशन होल्ड करिए। यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले, लेकिन डेफिनेटली एसबीआई में हम समझते हैं कि बहुत अच्छा प्राइस लिया है और यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा इनको मिलेगा। बिल्कुल, एक अहम सलाह अनिल जी को मिलती हुई अविनाश जी के जरिए। अविनाश जी, अगला जो सवाल है वो प्रमोद कचला का है, जो कि पिलानी से हैं। टाटा पावर के 120 शेयर इन्होंने लिए हैं और 258 के भाव पर। वहीं जीएनएफसी के इन्होंने 50 शेयर लिए हैं 615 के भाव पर। क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए मुझे लग रहा है कि जेएनएफसी की अगर हम बात करें तो जेएनएफसी कंट्री का सबसे बड़ा केमिकल मैन्युफैक्चर है टीडीआई के लिए। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और आने वाले दिनों में इनकी कीमतें और बढ़ेगी तो कंपनी को काफ़ी फायदा होगा। मेरे ख्याल से अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं तो करीबन 700 सवा 700 का भी प्राइस मिल सकता है। थोड़ा सा इंतजार करिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई डरने की बात है।
दूसरा शेयर कौन सा बोला था आपने? इफ यू कैन टाटा पावर। टाटा पावर में मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है। अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही होल्ड करिए, थोड़ा सा एवरेज भी करिए, क्योंकि टाटा पावर ऐसी पावर जनरेटिंग कंपनी है जहां पे अगले 1.5-2 साल में पूरी तरह से बिजनेस ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर, ग्रीन एनर्जी, रूफटॉप्स, इनके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। तो हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करिए और कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया लेके इसमें होल्ड करना चाहिए। तो बिल्कुल, तो जीएनएफसी में एक पॉजिटिव रुख कहीं ना कहीं, और टाटा पावर को लेकर भी होल्ड रखने की सलाह। और हालांकि लेवल जो है वो थोड़ा ऊपरी लेवल पर लिया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद धीरज रखने की सलाह। रविंद्र सरस्वती हैं सर मुंबई से। एवेन्यू सुपरमार्ट के इन्होंने 77 शेयर लिए हैं 4,220 के भाव पर, और इसके अलावा पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट पर जो है वो 5% जीएसटी का इसमें ऐलान भी हुआ है। क्या आपका इसमें टेक होगा? एवेन्यू सुपरमार्ट 77 शेयर। देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स हमको लग रहा है कि एक ऐसा शेयर है जो निवेशक अगर खरीदता है तो इसको मिनिमम कम से कम 2-3 साल का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि इसे देखिए सभी को पता है कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स प्रीमियम वैल्यूएशन पे अभी भी चल रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली आने वाले 1-2 सालों में काफी तगड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ पे अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो इनको कोई बड़ी अपसाइड नहीं आएगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है कम से कम 2-3 साल का, तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि रिटेल स्पेस में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत सिग्निफिकेंट है और एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने काफी तगड़े नंबर्स पोस्ट कोविड दिखाना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। अगर नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का है तो ही इसमें इनको ये पैसा मिलेगा। तो इंतजार करिए, इस कंपनी में जरूर वेल्थ क्रिएशन होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन 2 साल के ऊपर का नजरिया रखें तो बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। अविनाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बढ़ते हैं जरा आगे। कल के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अरमान नाहर। अरमान, बताएं कि कल के ट्रिगर्स क्या हैं? कल के लिए मुख्य ट्रिगर्स में आपको हिंदुस्तान कॉपर पर ध्यान रखना होगा, जिसमें बोर्ड की बैठक होगी और क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। फेडरल बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड बैठक में इक्विटी और कर्ज दोनों के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। आरईसी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें बोर्ड की बैठक में बोनस इश्यू पर विचार किया जाएगा। अलेम्बिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा साइंस पर भी ध्यान रखिएगा, जो जुलाई सीरीज में F&O से बाहर होते दिखेंगे। एमएमटीसी के क्वार्टरली नतीजे आते हुए दिखेंगे। वहीं महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट भी लाइकली है और पॉसिबल है। एक्स डेट्स हैं कुछ मेरे पास, जिसमें बजाज ऑटो है डिविडेंड 140 का, बजाज फाइनेंस है डिविडेंड 20 का, बजाज फिनसर्व डिविडेंड 4 का, एस्कॉर्ट्स डिविडेंड 7 का, लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक जहां पे डिविडेंड 30 और निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट जहां पे डिविडेंड है 7.5 का। उसी के साथ साथ कुछ बोनस इश्यूज के लिए भी हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है जिसमें बोनस इशू है 1:2 का, रत्नामणि मेटल है जिसमें बोनस इशू है 1:2 का, और पैसा लो डिजिटल स्टॉक स्प्लिट है 1:10 का। और अंत में ग्लोबल में यूके का जीडीपी का डेटा आता हुआ भी दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरमान आपका इस अहम जानकारी के लिए। और आप देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रेटजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। ओवर टू यू अनिल जी। अब जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, वैसे तो देखिए हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त शांत थे, 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे, नेस्डेक फ्यूचर भी 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे, कोई खास फर्क है नहीं। तो एक्चुअली अमेरिका में क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि 2 दिन से अमेरिकी बाजारों की दिन की ट्रेडिंग रेंज बड़ी होती दिख रही है और बड़ा उतार चढ़ाव। और फिर उसके बाद आपको सुबह सुबह ये भी तो देखना है कि डाउ फ्यूचर्स क्या होते हैं। इनके अलावा जो 2 फैक्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके दम पर भारतीय बाजार एक्शन में, कच्चा तेल और रुपया। रुपया तो आज कमजोरी बंद हुआ है और कच्चा तेल भी $118 के आसपास है। तो कल सुबह इन दोनों फैक्टर्स पर नजर रखेंगे। एफआईज के डेटा ठीक है, बहुत मजबूती के तो नहीं, लेकिन बेचने का प्रेशर थोड़ा सा कम है। कल मंथली एक्सपायरी है और आमतौर पर मंथली एक्सपायरी के दिन वैसे भी आप थोड़ा उतार चढ़ाव की उम्मीद तो करते हैं। तो अब कल के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए, वो है 15,550 से 15,700 की रेंज। ये 150 पॉइंट की रेंज। आप कहेंगे 150 पॉइंट की रेंज बड़ी नहीं है, लेकिन कल मंथली एक्सपायरी उस हिसाब से आपको बड़ी रेंज ही देखनी है। ऊपर की तरफ आपके लिए जो रेंज बनेगी वो बनेगी 15,875 से 15,925 की। इसके ऊपर निकले तो फिर अलग लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 33,300 के आसपास बंद हुए। 33,125, 33,200 इमीडिएटली सपोर्ट है। इसके नीचे गए
तो फिर 32,650, 32,850 दूर का सपोर्ट बनता है। वो तभी होगा जब डाउ बड़ा खराब हो जाए, रुपया कमजोर हो जाए या कच्चा तेल 120 के ऊपर निकल जाए। अदरवाइज आप 33,100 के आसपास सपोर्ट ले लेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी पर, ये आप सोच सकते हैं। ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं? 33,500 से 33,700 की रेंज ऊपर होगी बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर रुकावट का काम करेगी कल। तो मंथली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव भरा सेशन रहेगा। शुरुआत हम ग्लोबल संकेतों के दम पर चलेंगे और उसके बाद देखते हैं कौन से लेवल पर पहुंचते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास रुकेंगे भी, और अगर रिकवरी आई अच्छी और ऊपर पहुंचे तो ऊपरी लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आप तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर इस अहम स्ट्रेटजी का। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। और आज ऑप्शन की स्ट्रेटजी बताने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताएं कल ऑप्शंस के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? जी नमस्कार। देखें, बाजार में पिछले 2 दिनों से गिरावट के साथ बाजार खुल रहा है, बट हर गिरावट में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज भी ऐसा देखने को मिला और पिछले 2 दिनों से 15,700, 15,735 मेजर सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि निफ्टी 16,000, 16,161 तक के दायरे आने वाले 1-2 दिन में रहेगा। कल मंथली एक्सपायरी है तो थोड़े उठापटक रहेंगे, बट 15,700 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा 15,888 प्लस तक के बाउंस के लिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगी ऑप्शन में, और दोनों ही जुलाई मंथ के लिए रहेगी, क्योंकि उनकी वैलिडिटी 1 से 2 दिन की रहेगी और कल मंथली एक्सपायरी है। तो सबसे पहले टीवीएस मोटर का 850 का कॉल रहेगा। ये जुलाई सीरीज की है। टीवीएस मोटर में काफी अच्छा पॉजिटिव सेटअप है, पूरे के पूरे ऑटो स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। इस हिसाब से टीवीएस मोटर का प्राइस है वो बता रहा है कि ऊपर में आपको 870 से 900 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। तो 850 का कॉल लें। जुलाई का 22 रुपए के आसपास बंद हुआ है। 15 रुपए का स्टॉप लॉस, 35 रुपए के यहाँ पे टारगेट रहेंगे। वहीं दूसरा काउंटर रहेगा रिलायंस। रिलायंस कहीं ना कहीं नीचे से जिस हिसाब से रिकवरी दिखा रहा है, पुट राइटिंग बन रही है, इसमें बाजार को उठाने का काफी दम कम है। तो रिलायंस के पॉजिटिव सेंटीमेंट कहीं ना कहीं इसको 2650, 2700 तक लेके जाएंगे। इसके लिए जुलाई महीने की 2620 की कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो लगभग 68 के आसपास बंद हुई है। 53 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल ऊपर में आपको 100 रुपए तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे चंदन जी आपका। और रुख करेंगे अविनाश जी का। अविनाश जी, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म पिक क्या होगी आपकी? देखिए, लॉन्ग टर्म पिक आज एक ऑयल एंड गैस के सेक्टर में एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है जिसका नाम है दीप इंडस्ट्रीज। ये कंपनी 30 साल से एयर कंप्रेशन बिजनेस में काम करती है और एयर कंप्रेशन और डिहाइड्रेशन में ये मार्केट लीडर है। इनफैक्ट इनके काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे कि ओएनजीसी, पेट्रोनेट, गेल, वेदांता जैसे है। और ये एक तरीके का इनफैक्ट मोनोपोली बिजनेस है। पिछले साल इन्होंने 325 करोड़ का रेवेन्यू पे करीबन 120 करोड़ का कामकाजी मुनाफा किया और 72 करोड़ का प्रॉफिट किया। कंपनी के पास करीबन 632 करोड़ के ऑर्डर्स है और इनका अभी रिसेंटली कुवैत ऑयल कंपनी के साथ भी करार हो चुका है। तो आने वाले दिनों में ऑर्डर बुक और भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। करीबन 70-80 करोड़ की कैश बैलेंस शीट पे है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल में कम से कम 29-30 रुपए की अर्निंग आएगी और उसके बाद करीबन 34-35 की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, करीबन 6-7 के पी पे मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें अर्निंग्स ग्रोथ जो है, जो मार्केट नॉर्मली देखता है, वो करीबन इस साल कम से कम 25-26% आएगा और अगले साल 30%। तो अर्निंग्स ग्रोथ आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि अगर 1 साल का नजरिया कोई लेता है तो करीबन 290-300 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से डीप वैल्यू स्टॉक है जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। लेकिन एक पोजिशनल पिक भी अगर हम बात करें तो वो क्या होगी? देखिए, पोजिशनल पिक की बात करें तो हमको जो ओएनजीसी है, जो अपस्ट्रीम कंपनी है, वो काफ़ी पसंद है। आज जो रेट है वो करीबन 153-54 है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन की नज़रिया कोई लेता है तो कम से कम 172-173 का एक पोजिशनल टारगेट बन सकता है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। स्टॉप लॉस करीबन 143 का लगाइए और ये 8 से 10 दिन में आपको एक अच्छा शॉर्ट टर्म मुनाफा कमाने की कैपेसिटी रखता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश जी आपका इस अहम राय के लिए। और इसी के साथ बाजार और आजकल में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।